नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। इन दिनों तीन ही चीजें रिकॉर्ड बना रही हैं, गर्मी, महंगाई और इतिहास की वो उलझनें जिनकी खुदाई आज की हवा में सनसनी भर रही है। आज भारत सरकार ने थोक महंगाई के मासिक आंकड़े जारी कर दिए, जिनसे पता चला कि बीते 9 सालों में महंगाई उतनी कभी नहीं थी जितनी आज है। बावजूद इसके आज का पूरा दिन अदालती कार्रवाइयों के नाम रहा। कबीर के वचन बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति किसी स्थान या इमारत या कर्मकांड से नहीं हो सकती, लेकिन उन्हीं के शहर में फिलहाल मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोलाहल है और इसकी गूंज इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सुनी जा रही है। आज दिन की बड़ी खबर में हम ज्ञानवापी मामले को लेकर अलग अलग अदालतों में हुई कार्रवाई का ब्यौरा देंगे, बताएंगे कि न्यायालयों में क्या दलीलें दी गई, फैसला देते हुए जज साहिबान ने क्या कहा। लेकिन शुरुआत दिन के वीडियो से। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि मेरे खिलाफ चल रही अफवाहें को बंद कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। वीडियो में जिस शख्स को आपने देखा, उसको लेकर दावा किया गया कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। हेमंत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों मध्य प्रदेश में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसके बाद एक तरफ पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, दूसरी तरफ नेतागिरी। सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के प्रश्रय में शिकारी फल फूल रहे हैं। इसके लिए ट्विटर पर संदिग्धों और आरोपियों के साथ उनकी तस्वीरें भी पोस्ट की गई। जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भी संदिग्धों और आरोपियों के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरें पोस्ट कर दी। इस ट्विटर वॉर के बीच एमपी की पुलिस ने 17 मई की सुबह दावा किया कि अशोकनगर का रहने वाला छोटू खान आरोपित शिकारियों के साथ था और एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर एक गजब का संयोग भी देखने को मिला। अब तक इस मामले में नौशाद खान, शहजाद खान और छोटू खान की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो चुकी है और स्थानीय अखबारों में खबरें छप रही हैं कि पुलिस को इसके लिए फ्री हैंड दिया गया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने की खबरें भी हैं। सरकार का दावा कि वो कानून का पालन कर रही है। आपने गौर किया होगा, जब कभी ये गुंडे बदमाश पुलिस पर हमला करते हैं और पुलिस के जवान शहीद होते हैं, तब पुलिसिया कार्रवाई का पैटर्न कुछ अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि यही त्वरित न्याय है और कई लोग कहते हैं कि हम त्वरित न्याय से आगे के दौर में हैं। आप भी विचार करिएगा और अपने विचार जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली सुर्खी में हम आपसे और हमसे जो सीधे जुड़ी बात है, सबसे हर भारतीय से जुड़ी, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे थोक महंगाई पर और सविस्तार करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 में थोक महंगाई 15.08% थी। मतलब ये कि अप्रैल 2021 में अगर किसी थोक माल की कीमत 100 रुपए थी तो अप्रैल 2022 में उसी को खरीदने के लिए 115 रुपए 8 पैसे देने पड़ते। सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ धातुओं और खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी, इसीलिए थोक महंगाई दर भी बढ़ गई। भारत में एक गौरवशाली परंपरा भी है कि महंगाई का जिक्र आते ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट का नाम ले दीजिए और वहीं सारे कारण खत्म हो जाते हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर गेहूं तक की कीमतों में उछाल के पीछे एक ही कारण गिनाया जा रहा है, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। इस बात में कितना दम है, ये भारत सरकार के ही आंकड़ों से समझा जा सकता है। थोक महंगाई दर कब कितनी थी, गौर करिएगा। जनवरी 2022 12.96%, फरवरी 2022 13.43%, मार्च 2022 14.55%, अप्रैल 2022 15.08%। साफ नजर आ रहा है कि फरवरी के चौथे हफ्ते में हुए रूसी आक्रमण के कहीं पहले थोक महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी थी। एक बार मान भी लिया जाए कि रूसी आक्रमण और उससे उपजा आर्थिक संकट सरकार के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इतनी उम्मीद तो तब भी की ही जा सकती है कि सरकार इस संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए। सरकार ने अगर कोई प्रयास किया भी तो उसका असर कितना हुआ, ये मार्च और अप्रैल के लिए थोक महंगाई के आंकड़े बता रहे हैं। सत्य यह है कि यूक्रेन संकट के कहीं पहले से थोक महंगाई बेकाबू है। अप्रैल 2022 लगातार 13वां महीना था जब थोक महंगाई दहाई के पार रही। अप्रैल 2021 में थोक महंगाई थी 10.74%। थोक महंगाई का जो आंकड़ा केंद्र सरकार जारी करती है वो कई अलग अलग मदों में महंगाई का औसत होता है।
तो आइए ये भी समझ लें कि किस में कितना। पेट्रोल 60.63%, हाई स्पीड डीजल 66.14%, रसोई गैस 38.48%, सब्जियां 23.24%, फल 10.70%। दर्शक चाहें तो इस बात में, इस आंकड़े में एक राहत खोज सकते हैं कि प्याज, गेहूं, अंडे, मीट और मछली के मामले में थोक महंगाई मार्च 2022 के मुकाबले घटी है, लेकिन ज्यादातर मदों में थोक महंगाई बढ़ी ही है। दर्शक जानते हैं कि थोक महंगाई फैक्ट्री के गेट पर थोक माल की कीमत के आधार पर बताई जाती है। फैक्ट्री गेट से बाहर आने के बाद कीमत में और इजाफा होता है, क्योंकि माल फैक्ट्री से बाजारों तक लाना पड़ता है, फिर इस पर टैक्स भी लगता है। तो अगर थोक महंगाई बढ़ रही हो तो यह लगभग तय होता है कि खुदरा महंगाई भी बढ़ेगी। 12 मई को भारत सरकार ने अप्रैल 2022 के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए थे। तब महंगाई 8 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए 7.79% की दर से बढ़ी थी। अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो मई में इसके और ऊपर जाने की आशंका है। महंगाई बढ़ना मतलब खर्चा बढ़ना, और जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो आपकी अपनी जेब में पड़े रुपए के गिरते मूल्य के बारे में भी जान लीजिए। आज $1 की कीमत 77 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में डॉलर की कीमत तकरीबन 65 पैसे बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार डॉलर से होता है, तो रुपए की कीमत टूटने का मतलब यही होता है कि अब हम उसी माल का ज्यादा दाम चुकाएंगे। सूचना समाप्त। दूसरी सुर्खी है मध्य प्रदेश के नीमच से। यहाँ के नीमच सिटी इलाके में 16 मई की शाम एक दरगाह के पास हनुमान मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। शहर के पुरानी कचहरी इलाके में एक दरगाह है। इसके पास की जगह पर एक समुदाय के लोग अपना दावा जताते हैं, जबकि दूसरे समुदाय का कहना है कि इस जमीन पर उनका अधिकार है। नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा के मुताबिक शहर में एक दरगाह है, वहां कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। स्थानीय प्रेस के मुताबिक पहले कहा सुनी हुई, फिर मारपीट और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और उपद्रवियों ने एक बाइक को आग लगा दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और एहतियातन 144 की धारा लगानी पड़ी। पुलिस ने अब तक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वीडियो फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान का प्रयास भी हो रहा है। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी है, जिस पर फिर हिरासत में एक मौत का आरोप लगा है। 16 मई की रात हाथरस के बिसाना गांव में 2 पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई। इसमें राजकुमार नाम का एक शख्स घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस राजकुमार को चंदपा थाने में ले गई। रात को जिला अस्पताल में राजकुमार की मेडिकल जांच हुई। 17 मई को राजकुमार की तबीयत खराब हुई तो पुलिस उसे फिर अस्पताल ले गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर पुलिस से सांठगांठ कर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी खुद डीआईजी अलीगढ़ रेंज ने दी। सुनिए। इस संबंध में जो भी विधिक प्रक्रिया है कस्टोडियल डेथ से संबंध में सारी विधिक प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। इस चंदपा थाने में जो भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे इसमें एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मी, उन सब के खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज की जा रही है। राजकुमार जी के परिवार की तरफ से जो एफआईआर दी गई है उसको पुलिस ने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी एक मजिस्ट्रेटी जांच कराई जा रही है। उस संबंध में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट उनको भेज दी है और उसकी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज को भी इस संबंध में एक रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिससे कि इस संबंध में जो इसकी एसओपी में एक जुडिशियल इंक्वायरी का है, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी इनमें दोषी पाया जाएगा, जो विवेचना होगी, विवेचना में उन दोष के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ एवं अन्य लोग जो इनमें थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इस पूरी घटना की जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं। चौथी सुर्खी का संबंध है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के यहां पड़े सीबीआई के छापों से। इन छापों का संबंध कार्ति के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों से है। एक नई एफआईआर में कार्ति पर कुछ चीनी नागरिकों के लिए वीजा बनवाने के एवज में 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। ये वीजा एक चीनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए था। ट्विटर पर इस छापे की जानकारी देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि आज सुबह सीबीआई ने मेरे चेन्नई वाले घर और दिल्ली वाले दफ्तर पर तलाशी ली। इस दौरान टीम ने जो एफआईआर मुझे दिखाई उसमें मेरा नाम था ही नहीं। तलाशी के लिए आई टीम को कुछ नहीं मिला, न ही कुछ जब्त किया गया। चिदम्बरम ने आगे लिखा कि इस तलाशी की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प थी। पांचवी सुर्खी,
इसका संबंध है गेहूं के निर्यात से। आप जानते ही हैं 14 मई को केंद्र सरकार ने अचानक गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इस रोक की वजह क्या थी? कीमतों में बढ़ोतरी। सरकार पहले गेहूं के निर्यात को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसका मानना था कि इस साल 1 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया जा सकता है, लेकिन फिर गेहूं की आवक कम होने का अंदेशा हुआ तो अचानक निर्यात पर रोक लगाई गई। इससे निर्यातकों में अफरा तफरी भी मची। भारत के बंदरगाहों पर जहाज खड़े थे जिन पर गेहूं लादा जा रहा था और बाहर गेहूं लेकर आए ट्रकों की कतार भी लगी थी। लेकिन अब सरकार ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि 13 मई तक कस्टम विभाग के सिस्टम में जितने गेहूं के निर्यात के लिए जानकारी फीड कर दी गई थी उतने गेहूं को भारत से बाहर जाने दिया जाएगा। इस छूट का फायदा मिस्र को भी मिलेगा, जिसने भारत से गेहूं खरीद तो लिया था लेकिन वो कांडला बंदरगाह पर फंसा हुआ था। अब भारत से केवल 2 तरह का गेहूं बाहर जा सकता है। पहला, जो गेहूं दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हो, बशर्ते इसके लिए केंद्र सरकार से संबंधित देश अनुमति ले। इससे इतर ऐसे सौदे जो केंद्र के लगाए बैन से पहले ही हो गए थे और उसके लिए पेमेंट की गारंटी सुनिश्चित की जा चुकी है, उनका गेहूं भी भारत से बाहर भेजा जा सकता है। हम जानते हैं यूक्रेन दुनिया में गेहूं का बड़ा उत्पादक है, लेकिन रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में स्थिति क्या है सबको पता है और इसीलिए दुनिया में गेहूं का संकट है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। थोक महंगाई दर 15% के पार, रुपए गिरकर नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में भर्तियां सुचारू तरीके से हो नहीं पाई। कभी भी यूपी में एसआई परीक्षा की धांधली की बात सामने आती है तो कभी राजस्थान में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। यहाँ कोई डॉक्टर फिक्सिट काम नहीं आता, लेकिन आज के वक्त में ये खबरें रेजगारी हो गई हैं, फुटकर खबरें। बड़ी खबर तो ज्ञानवापी है, क्योंकि हमारे देश का प्रिय विषय अब मंदिर मस्जिद हो चला है। ऐसी खबरों में ना आंकड़ों की उलझन होती है, ना ही प्रतिशत का गुणागणित। इन्हें अनार या अनानास जैसे छील के नहीं खाना होता जिसमें मेहनत लगती हो। ऐसी खबरें अंगूर हैं, सामने रख दीजिए। घर का जो सबसे आलसी व्यक्ति होगा वो भी बड़ी सहजता से खा लेगा। और अब ऐसी खबरों में लोगों को रस आता है। कुछ इतिहास का मिश्रण, कुछ गर्व का आत्मबोध, कुछ अतीत को सुधारने की कोशिश, कुछ गौरव का गान और कुछ मौजूदा गलतियों पर पर्देदारी। हर पक्ष का अपना दावा और उस दावे से जुड़ा दिखावा भी। लेकिन जब मामला कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है तो फिर बात कानून के दायरे में संविधान की छतरी के तले होनी चाहिए। ज्ञानवापी मामले की रिपोर्टिंग को लेकर हमारा प्रयास यही रहेगा। पहले निचली अदालत की बात। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश होनी थी, मगर कोर्ट कमिश्नर इस रिपोर्ट को आज पेश नहीं कर पाए। उन्होंने 2 दिन का वक्त और मांगा। कोर्ट ने इस बिंदु पर फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रखा। शाम को फैसला आया तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को उनके पद से हटा दिया गया। उनके ऊपर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा। कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश में यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा जो मीडिया को जानकारी दे रहा था। उनके कैमरामैन आरपी सिंह पर मीडिया में गलत बाइट देने की बात आदेश की कॉपी में लिखी गई। कोर्ट ने उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना पाया। इसी को लेकर न्यायालय ने यह कार्रवाई की। फैसले में आगे कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत भी दी। अब कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे। इनकी नियुक्ति तब हुई थी जब एक याचिका में अजय मिश्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। कुल मिलाकर निचली अदालत में आज कुछ बड़ा नहीं हुआ सिवाय अजय मिश्र को हटाने के। सुनिए उन्होंने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा। रीजन पता नहीं है, रीजन में केवल विशाल जी की आपत्ति है। देखिए हमारी गलती क्या है ये तो मैं शायद राजनीति से समझ गया हूँ। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। विशाल जी ने जो किया वो गलत किया। क्या किया उन्होंने? यही जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, मुझे नहीं था, उनको अगर बताना चाहिए था, मुझे कोई आपत्ति उनको थी मुझसे जो है, तो कम से कम बात तो किए होते बैठ के। अपने उठने के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए, ये मेरा उनके लिए संदेश है, पर्सनली संदेश, कि कम से कम ऐसा कीजिए कि अपने उठने के लिए किसी को गिराने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, उठिए, उठना महत्वाकांक्षा सबकी अभिलाषा होती है, लेकिन कम से कम किसी को गिराइए मत। अजय मिश्र ने सफाई भले दी, लेकिन शाम होते होते वाराणसी की तरफ ताक रहे कैमरे दिल्ली की तरफ घूम गए। शाम के 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी केस का नंबर आया। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, बात कहां तक पहुंची, सब बताएंगे। लेकिन पहले सुनवाई करने वाले दोनों न्यायाधीशों के बारे में जान लीजिए। जुलाई 2019 से 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आया था। 2.5 साल बाद अब फिर मंदिर मस्जिद विवाद न्यायालय के सामने है। ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण पर आपत्ति जताने वाली याचिका न्यायालय में लगाई गई।
इन दोनों ही मामलों में सुनवाई कर रही पीठ के दोनों जजों का किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा है। पहले हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और दूसरे हैं पामिदी घंटम श्री नरसिम्हा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की विशेष पीठ के सदस्य रहे थे। इस पीठ ने फैसला भी दिया था। पीठ के दूसरे जज जस्टिस PS नरसिम्हा अयोध्या मामले में बतौर वरिष्ठ वकील हिंदू पक्षकारों में से एक की तरफ से पेश हुए थे। तब वो वकालत करते थे। उन्होंने विवादित परिसरों में हिंदू श्रद्धालुओं और सनातन मतावलंबियों के पूजा उपासना के मौलिक अधिकार की वकालत की थी। वकील के तौर पर PS नरसिम्हा राजेंद्र सिंह की ओर से पेश हुए थे और राजेंद्र सिंह गोपाल सिंह विशारद के उत्तराधिकारी थे। विशारद वही थे जिन्होंने अयोध्या मामले को लेकर आजाद भारत में पहली याचिका लगाई थी। साल था 1950 और इन्हीं की याचिका पर वकील के तौर पर PS नरसिम्हा ने दलील दी थी कि वो बगैर किसी बाधा के भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पूजा करने के अधिकारी हैं। बाद में सीनियर एडवोकेट PS नरसिम्हा 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। ये तो हुई अयोध्या और काशी के मामलों में संयोग की बात। सुनवाई कर रही पीठ के दोनों जजों के बीच एक समानता और है। दोनों ही भविष्य में देश के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ इसी साल नवंबर में चीफ जस्टिस बनेंगे। वो ठीक 2 साल तक चीफ जस्टिस रहने के बाद नवंबर 2025 में रिटायर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का सिस्टम यही बना रहा तो जस्टिस नरसिम्हा 2027 में CJI बनेंगे और 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट को लीड करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आ जाते हैं। सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा कि ये टाइटल सूट यानी मालिकाना हक का दावा है या सिर्फ वर्शिप सूट यानी पूजा के अधिकार का। सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे की जानकारी देते हुए अंजुमन कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, ये रोजाना दर्शन और पूजा की मांग कर रहे हैं जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग भी है। याचिकाकर्ता एक तरीके से सीधे सीधे मस्जिद के स्वरूप को बदलने की मांग कर रहे हैं। सिविल कोर्ट के 3 आदेशों को हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हमारी दलील पर विचार किए बिना ही एडवोकेट कमिश्नर का नाम तय कर दिया गया। ये शंका पैदा करता है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ हमारी अपील को खारिज कर दिया। ये अंजुमन की दलील थी। हिंदू पक्ष के इस दावे पर कि वहां शिवलिंग मिला है, सिविल कोर्ट ने कल उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। अंजुमन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है क्योंकि कमिश्नर की ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कायदे से सर्वे की कवायद को गोपनीय रखा जाना चाहिए था। इस दलील को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि कमीशन ने सर्वेक्षण का काम कब किया। वकील हुसैन अहमदी ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की टीम ने 14 और 15 मई यानी शनिवार से सोमवार तक सर्वे किया। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, फिर भी उन्होंने अपनी कार्रवाई की। फिर मीडिया में कहा गया कि परिसर में शिवलिंग मिला है। निचली अदालत से सीलिंग का आदेश पारित हो गया। कमीशन की तरफ से हुई कार्रवाई को गोपनीय रखा जाना चाहिए था, लेकिन कथित जानकारी सार्वजनिक हो गई। वकील हुसैन अहमदी की तरफ से यह भी दलील दी गई कि यह आदेश 1991 में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखे बिना पास किया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछा, दूसरी तरफ से कौन वकील है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल उनके पास दस्तावेज नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरिशंकर जैन को पेश होना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो पेश नहीं हो सके। सारी दलीलों के साथ मुस्लिम पक्ष के वकील हुसैन अहमदी की तरफ से प्रमुख मांग ये थी कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दे। यहाँ रिमाइंडर के लिए बताते चलें, निचली अदालत ने कल जो आदेश दिया था उसमें 3 अहम बिंदु थे। पहला कि मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग को संरक्षित किया जाएगा। दूसरा कि उस एरिया को सील किया जाएगा। और तीसरा कि 20 से ज़्यादा लोगों को नमाज की इजाज़त नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला जुला रहा। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि शासन यही चाहता है कि किसी ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम कल इस पर दलील रखना चाहेंगे। हम यही चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश का कोई अवांछित असर ना पड़े। इस पर हुसैन अहमदी ने कहा कि इस आदेश से जगह की स्थिति बदल जाएगी। वजू के बिना नमाज नहीं होती, उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे। हम डीएम को इसका निर्देश देंगे। अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन अभी नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। इसके बाद अहमदी ने एक और अंतिम निवेदन रखा। उन्होंने कहा कि बेंच ने अपने आदेश में रिपोर्टेड टू बी अ शिवलिंग कहा है, जबकि कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये बस
एक याचिका में किया गया दावा है। इस पर सहमति जताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, हम ये कहेंगे इंडिकेटेड इन द इनपंच्ड ऑर्डर। इसका मतलब न्यायालय ने शिवलिंग कहने की बजाय ये कर दिया कि जैसा कि उस आदेश में कहा गया जिसे चुनौती दी गई। इस छोटी सी बात का वजन बहुत है, क्योंकि किसी ढांचे को क्या पुकारा जाए, सारी लड़ाई इसी बात की है। इतनी कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मोटा माटी आज के फैसले को ऐसे समझें कि मस्जिद में जो कथित शिवलिंग मिला है उसके संरक्षण के आदेश को बरकरार रखा गया है, लेकिन निचली अदालत की तरफ से लगाए गए 20 की संख्या में के बैरियर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। रही बात उस जगह पर वजू की, तो इस पर स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाई। डीएम को आदेश है कि जगह को संरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जाएं। आदेश धार्मिक रीतियों को बनाए रखने का भी है। ऐसे में धार्मिक रीतियां, मसलन वजू, जो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, ये कैसे होगा, ये काफी हद तक डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। जिस जगह को लेकर पूरा विवाद है वो वही वजू घर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष के वकील कहते हैं कि दावा गलत है। सुनिए दोनों पक्षों को। विशाल सिंह साहब ने, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, और अजय मिश्रा जी हैं के नेतृत्व में ये पूरी सर्वे कार्रवाई चली और रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लग जा रहा है हम लोग को, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि आज माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके समय मांगा जाएगा और उसके बाद ही जो समय मिलता है उस समय पर हम लोग माननीय न्यायालय में जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेंगे। कितने दिन की मियादी हो सकती है, जितना समय अभी आपको लग रहा है कि और जरूरत होगी? हम लोग 2-3 दिन का समय मांगेंगे माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी समय मिल जाए उसी समय पर हम लोग जो है रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंप देंगे। यह सत्य है कि लोग हर हर महादेव का नारा लगाए, वादी हो प्रतिवादी में कोई कुछ लोग, यहाँ तक कि कर्मचारी भी जो थे वह भी हर हर महादेव को नारा लगाए। एक आध लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। जो है नृत्य की मुद्रा में कौन? नाचने लगे, मतलब जो जैसे कौन थे वो? कौन? नहीं, नाम मत पूछिए। जो हाँ, हिंदू पक्ष के थे? हाँ, हिंदू पक्ष के थे और मंदिर समर्थक थे। वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज़ रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। तो कुछ जाम। ये फव्वारा काम कर रहा है? नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फुहारे के ऊपर का हिस्सा टूट चुका था, इसलिए काम नहीं कर रहा है। देखिए, वो फव्वारा कतई नहीं है। फव्वारा कैसे होता है? शिवलिंग है, काले रंग का पत्थर है और पूरा उनका अर्घा है और सारी चीजें बनी हुई हैं, उसको फव्वारा वो कहते हैं। कितना नीचे गिरेंगे? ये मुसलमान ईमान कर वाले होते हैं। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो मुसलमान है ही नहीं है, उग्रवादी है। संभवतः न्यायालय के विस्तृत आदेश की जानकारी सामने आने के बाद वजू करने को लेकर स्पष्टता आए। ये जानकारी जब हमें मिलेगी हम भी दर्शकों को सूचित करेंगे। सबके अपने अपने दावे, और सब दावे अब अदालतों की चौखटों पर टटोले जा रहे हैं। इस बीच आज ज्ञानव्यापी से जुड़ी एक और याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल हुई। याचिकाकर्ता सीता साहू, मीनू व्यास और रेखा पाठक ने अदालत से अपील की कि कथित शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए। तीनों महिला याचियों ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग की, जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है। इन वादियों ने अपील की कोर्ट कमिश्नर द्वारा कार्रवाई जो हुई है और जो रिपोर्ट दाखिल हुई है वो सुनिश्चित हो। सुनिए याचिकाकर्ता और इनके जो वकील हैं विष्णु जैन, उनकी क्या दलीलें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी हम नहीं जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारी नज़र में ये मैटर इन्फ्रक्चर्स हो चुका है। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को चुनौती दी है वो ऑर्डर को तो ऑलरेडी एक्ट अपॉन कर चुके हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कमीशन अपॉइंट करने के ऑर्डर को, और कमीशन अपॉइंट करने के ऑर्डर के बाद ये तो कमीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो जिस ऑर्डर को आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यू हैव सकम टू द ऑर्डर, उसके बाद आप उस ऑर्डर को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा मेरा लीगल ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी। पर अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर। काशी हो गया, अब मथुरा चलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को भी फौरन सील करने की मांग की गई है। वहां भी सर्वेक्षण कराने और फौरन इस मामले पर सुनवाई की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया कि काशी की ज्ञानवापी में जैसे सनातन मंदिरों के साक्ष्य, मसलन स्वास्तिक, कमल पुष्प, नाग, घंटा, कलश
पुष्पमाला और अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्ह मिले हैं, वैसे ही शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद हैं। उन्हें साक्ष्य के तौर पर फौरन संरक्षित करने की जरूरत है, वरना वहां काबिज पक्षकार उन्हें नष्ट कर सकते हैं। सीलबंद करने के आदेश में देरी होने से कहीं ऐसा ना हो कि सभी प्रतीक चिन्ह मिटा दिए जाएं, जिनसे उस स्थान की प्रकृति और चरित्र ही बदल जाए। उससे याचिकाकर्ताओं के दावे को अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। याचिका में गुहार लगाई गई कि सबसे पहले तो मुख्य गर्भगृह की जगह कब्जा कर बनाई मस्जिद में किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, परिसर को सीलबंद कर सुरक्षा इंतजाम और पहरा सख्त किया जाए। इस इंतजाम के लिए मथुरा के एसएसपी और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए जाएं। आपने अभी जो सुना वो याचिका का हिस्सा था। मथुरा जिला न्यायालय में कुछ वकीलों और कानून के छात्रों ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कटरा केशदेव को पुनर्स्थापित करने की गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि उनका सनातन धर्म में विश्वास है। इसके मुताबिक कटरा केशव देव ही वो स्थान है जहां द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस का कारागार था। यहां भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म यानी अवतार लिया। मथुरा जिला दीवानी न्यायालय में इस मामले से संबंधित इसके अलावा 3 अन्य याचिकाएं पहले से लंबित हैं। इन पर 19 मई को सुनवाई होनी तय है। अगर वहां भी कोई फैसला आता है तो उसका अपडेट आपको जरूर मिलेगा। ये आज का ललन टॉप शो था। अब सोशल मीडिया ऐप कू पर राय। हमने लोगों से पूछा, महंगाई बड़ा मुद्दा है या मंदिर मस्जिद? दिलचस्प है जवाब। 54% ने कहा महंगाई, 46% ने कहा मंदिर मस्जिद। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।